भाजपा वाले गद्दार हैं, ड्रामेबाज हैं, इन्हें सत्ता से हटाना जरूरी है। आरएसएस की विचारधारा ऐसी है कि पूरे देश को खत्म कर देगी। जी हां, ये कहना है कांग्रेस के दलित समाज से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। रामलीला मैदान में आज कांग्रेस पार्टी ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी, आरएसएस तथा चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल उठाए, हमला किया। और राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार तथा अन्य 2 आयुक्तों को चेतावनी दी, बार बार नाम लेकर याद दिलाकर चेतावनी दी कि नरेंद्र मोदी ने भले ही आपको बचाने का कानून बनाया हो, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। चोरी के मामले पर कांग्रेस नेताओं ने बहुत कुछ बोला है। वोट चोरी के मामले पर उन सब पर बात तो करेंगे ही, साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की 1 बैसाखी को 1 अरब से भी ज्यादा रुपए के कथित घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है। उधर वोट चोरी के मामले पर कर्नाटक सीआईडी ने 22,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है और वोट चोरी के इस केस में भाजपा के पूर्व विधायक और उनका बेटा यानी दोनों का नाम शामिल है। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर किस बौखलाहट में गोदी मीडिया के नकली चाणक्य भरी संसद में वोट चोरी के सवाल पर आग बबूला हो जाते हैं और क्यों जबान से गाली निकल जाती है और क्यों कपार खुजाने लगते हैं। इसके साथ ही यूपी के एक बीजेपी नेता ने एकदम विश्व स्तरीय कांड किया है, वो भी देखेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बीजेपी नेता का विश्व स्तरीय कांड देख लेते हैं। पत्रकार सचिन गुप्ता ने इसे एक्स पर शेयर करते हुए बताया है कि यूपी में बुलंदशहर पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर स्क्रैप व्यापारी को लूटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों में एक बीजेपी नेता रविंद्र प्रधान भी शामिल है और उनके साथी हैं साजिद और मनोज। जी हां, 3 लोग मिलकर फर्जी पुलिस बन के स्क्रैप व्यापारी को लूटते हैं, यानी लूट का काम करते हैं। उनमें एक भाजपा नेता है, दूसरे का नाम है मनोज और तीसरा है साजिद। यानी लूटपाट करने में भाजपाइयों के लिए धर्म बीच में नहीं आता है, धर्म कोई रोड़ा नहीं है, वहां एकदम सेक्युलर हो जाते हैं। सचिन गुप्ता ने जो 2 तस्वीरें शेयर किया है, आप उन्हें देख लीजिए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी को पता चला कि भाजपा के अध्यक्ष के चुनाव में कितने वोट पड़े, कितनी राज्य कमेटियों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जो चुने गए हैं उनके खिलाफ कितने लोग चुनाव लड़ रहे थे, कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे थे, वोटिंग कहां हुई, कब हुई, किसको कितने वोट मिले। क्या देश को इस बारे में कोई जानकारी है? जो लोग कभी भी मुंह उठा के कांग्रेस से 70-80 साल पुराना हिसाब मांगने लगते हैं, आखिर वही लोग अपनी पार्टी में साफ सुथरा चुनाव क्यों नहीं करवा पाते? और साफ सुथरा तो छोड़िए, चुनाव क्यों नहीं करवा पाते? किसी को पता क्यों नहीं चलता कौन कौन लड़ा, कौन हारा, कौन जीता, किसको कितने वोट मिले? और जो लोग अपने ही घर में लोकतांत्रिक नहीं है, वो देश में लोकतंत्र को कैसे रहने देंगे? आखिर कब तक पर्ची से काम चलेगा भाई? पर्ची से मुख्यमंत्री निकलता है, पर्ची से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है, गजब व्यवस्था चल रही है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये वाली खबर देखिए, पीएम मोदी के दाहिने हाथ को मिल गया क्लीन चिट। एसीबी ने बरी कर दिया है, करोड़ों के घोटाले का आरोप था। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 114 करोड़ के यानी 1 अरब 14 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप था। यानी इतने का नुकसान करने का आरोप था सरकार का, वहां की जनता का। और सीआईडी कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही थी। जब चंद्रबाबू नायडू विपक्ष में थे तब ये बात शुरू हुई थी, ये जांच शुरू हुई थी, तब उन पर ये आरोप लगे थे। आरोप ये था कि साल 2014 से 2019 के बीच फाइबर नेट कॉर्पोरेशन में टेंडर नियमों में उल्लंघन किया गया। अब टेंडर में क्या क्या होता है तो आपको पता है, मगर अब कोर्ट ने नायडू तथा अन्य सभी को बरी कर दिया है। वैसे भी गुजराती जोड़ी की बैसाखी के बरी होने में कोई शक शुबा तो होना नहीं चाहिए, आपको भी नहीं होना चाहिए, उम्मीद है नहीं होगा। अब इससे पहले कि कर्नाटक सीआईडी वाला मामला देखें, 22,000 पन्नों का जो चार्जशीट दाखिल हुआ है उसके बारे में जानकारी लें। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जो हुआ और कांग्रेस नेताओं ने जो बोला है, जरा उसको सुन और समझ लेते हैं। 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ रैली किया है और इसमें सरकार तथा चुनाव आयोग पर चुनाव में मिलीभगत करके गड़बड़ी करने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि भाजपा के लोग वोट चोरी में पूरी तरह से लिप्त हैं, ये लोग गद्दार हैं,
तथा वोटिंग के अधिकार और संविधान को बचाने के लिए इन्हें सत्ता से हटाना जरूरी हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को एकजुट होकर मजबूत करना सभी भारतीयों का कर्तव्य है, क्योंकि केवल यही पार्टी है जो देश को बचा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि आरएसएस की विचारधारा इस देश को खत्म कर देगी, क्योंकि भाजपा के लोग गद्दार हैं, नौटंकीबाज हैं। उधर राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सत्य के साथ खड़ी है और हमने नरेंद्र मोदी तथा आरएसएस को सरकार से हटाने का संकल्प लिया है। रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तीनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का नाम कई बार लेते हुए कहा कि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, मगर इन्हें याद रखना चाहिए कि ये देश के चुनाव आयुक्त हैं, भाजपा के या नरेंद्र मोदी के नहीं। राहुल गांधी ने याद दिलाया कि कैसे चुनाव के दौरान बिहार में 10-10 हजार रुपया लोगों के खाते में भेजा गया और चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, सन्नाटा मारे रहा। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सत्य और असत्य की लड़ाई में चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। उधर प्रियंका गांधी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया हर कदम पर संदेह पैदा कर रही है। चुनाव आयोग को यह जवाब देना होगा कि इन लोगों ने वोटिंग राइट को छीनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा है। प्रियंका गांधी ने भी तीनों आयुक्तों का नाम लेते हुए कहा और चेतावनी दी कि भाजपा इन्हें बचा नहीं पाएगी, क्योंकि एक न एक दिन इन लोगों को जनता को वोट छीनने की साजिश के बारे में जवाब देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भाजपा को यह भी चुनौती दे डाली कि बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए, भाजपा वाले जीत नहीं पाएंगे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बिहार में मिली हार पर निराश नहीं होना है। पूरा देश जानता है कि भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है, चुनाव ठीक से नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जब हम संवैधानिक संस्था को बर्बाद होते हुए, कुचलते हुए देखते हैं तो सभी भारतीयों को इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। चुनाव के दौरान लोगों को पैसे बांटे जाते हैं और चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा रहता है। क्या ये चुनाव की चोरी नहीं है? देश की सभी संस्थाओं को सरकार के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया है। रामलीला मैदान में मंच के ठीक सामने बड़ी बड़ी पेटियों और बोरों में भर भर कर वोट चोरी के कथित सबूत कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को दिखाया। यानी मंच के ठीक आगे बोरियों में भर भर के ढेर सारे कागजात रखे हुए थे वोट चोरी के कथित सबूत के रूप में। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस की यह रैली भारत में प्रत्येक नागरिक के मताधिकार को बचाने का प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस रैली में आने से रोक रही थी। उन्होंने बताया कि कम से कम 4000 पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहां आए और राज्य से लगभग 1.5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संविधान द्वारा दिया गया वोटिंग का अधिकार हम छीनने नहीं देंगे। राहुल गांधी का कहना है कि इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस की विचारधारा है जो सत्य के खिलाफ है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी हमारी विचारधारा है जो सत्य के लिए लड़ती है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्य के लिए लड़ते हैं, इनके डीएनए में सत्य है, उसी तरह उन लोगों के डीएनए में असत्य है, झूठ है और वोट चोरी है। राहुल गांधी ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सत्य की राह पर चलकर लड़ेंगे और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चुनाव हारे हैं लेकिन हमारी पार्टी जिंदा है। नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव हारेंगे तो उनकी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। चुनाव हार कर भी हमारी विचारधारा जिंदा है, इसलिए हम सभी को लड़ना है, मायूस नहीं होना है। भारत का संविधान दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी देश के संविधान पर हमला है जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया है। नरेंद्र मोदी ने वोटबंदी और गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। आज देश में बेरोजगारी और प्रदूषण है क्योंकि मोदी वोट चोरी करके सरकार चला रहे हैं। अगर ये लोग वोट चोरी नहीं करते तो उन्हें डर होता कि जनता इन्हें मिनटों में सरकार से बाहर कर देगी। वैसे ये वही बात है जो मैं पिछले कई साल से कह रहा हूं। आप देखिए, पहले की सरकारों में हर चुनाव से पहले खूब सारी सरकारी नौकरियां दी जाती थी, भर्तियां होती थी। सरकारें जनता के आक्रोश से डरती थीं, लोगों का गुस्सा न बढ़ जाए, किसी बात को लेकर नाराज न हो जाए जनता, इसे लेकर सतर्क रहती थी पार्टियां। मगर अब भाजपाई डबल इंजन क्या करता है? पहले तो किसानों के खिलाफ कानून लाता है, फिर किसान विरोध करें तो उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी बुलाया जाता है। 750 किसानों की मौत हो जाती है, किसानों के ऊपर गोली भी चलाई जाती है। 1 साल तक किसान प्रदर्शन करते रहते हैं, भाजपा के लोग उन पर हमला करते हैं, मगर इस सरकार को तनिक भी चिंता नहीं होती, इत्तू से भी चिंता नहीं होती कि इनकी छवि खराब हो रही है, चुनाव में नुकसान हो सकता है। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत किसी भी राज्य में और पूरे देश में देख लीजिए, 2014 से पहले शायद ही आपको कोई उदाहरण मिले जब कोई सरकार देश के युवाओं को एक मुश्त नाराज कर दे, इकट्ठे नाराज कर दे, उन्हें सड़क पर आने को मजबूर कर दे। अग्निवीर योजना को याद करिए, युवाओं के मन में आज तक मलाल है, नाराज है, गुस्सा है, मगर पहले की सरकारें इसी नाराजगी से डरती थी। डर इस बात का
था कि जनता नाराज होगी, युवा नाराज होगा तो चुनाव में वोट नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, मगर अब अमृत काल में कहानी पलट चुकी है। जवानी को कुचल दिया गया है और देश के जवानों ने शायद खुद ही अपनी जवानी को कुचलवा भी दिया है। पहले की सरकारों को डर होता था कि युवा नाराज होगा तो वोट नहीं मिलेगा, सरकार चली जाएगी, और यही डर लोकतंत्र के लिए अच्छा था, अच्छा होता है। परंतु अब डंके की चोट पर जनता की छाती पे चढ़ के जनता के खिलाफ फैसले होते हैं। बड़े बड़े सेठों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। ज्यादातर क्षेत्रों में 1 या 2 सेठों का कब्जा हो चुका है। जनता के पास ऑप्शन नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है। जो लोग 50 रुपया, 55 रुपया डीजल और 65 रुपया पेट्रोल को 30-35 बेचने का दावा करते थे, उन्होंने उल्टे 30-35 रुपया जोड़ दिया पहले वाले में और 100 के पार पहुंचा दिया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि 100 रुपया डीजल पेट्रोल खरीदने से जनता नाराज हो सकती है, चुनाव में असर पड़ सकता है। अगर डर नहीं है तो क्यों नहीं है? आखिर वर्तमान सरकार को जनता की नाराज होने से वोट घटने का डर क्यों नहीं है? पहले एंटी इनकम्बेंसी नाम की एक चीज हुआ करती थी, यानी जो सत्ता में है, जो पार्टी सरकार चला रही है, लोग उसके खिलाफ नाराज हो ही जाते थे। मगर अब उल्टा होता है। अब एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के खिलाफ हो जाती है, लोग विपक्ष से ही नाराज हो जाते हैं। अभी बिहार में ही देख लीजिए, पिछली बार आरजेडी को 70 से ज्यादा सीटें मिली थी, इस बार लगभग आधी हो गई, और पिछली बार एनडीए गठबंधन को जितनी सीटें मिली थी उससे लगभग डबल हो गया। है ना विश्वगुरु टाइप फार्मूला? यही हाल मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ और भी तमाम राज्यों में हुआ। आज रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि परसों मेरे बेटे का ऑपरेशन था, मेरे परिवार के लोगों ने फोन किया कि बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि देश की हिफाजत में हमारे जवान जान दांव पर लगा देते हैं। इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया, सोनिया गांधी ने त्याग किया। ऐसे में जब संसद चालू है और वोट चोरी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, मैं अपने बेटे के पास कैसे जा सकता हूं? जैसे सरहद पर जवान लड़ते हैं वैसे ही अन्याय के खिलाफ सोनिया गांधी लड़ रही हैं। राहुल गांधी देश में हजारों मील पैदल चले हैं। मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा। अपने एक बेटे के लिए देश के 140 करोड़ लोगों को नहीं छोड़ सकता, इसलिए आज मैं यहाँ रामलीला मैदान में खड़ा हूँ। हमें लड़ते रहना है, पीछे नहीं हटना है। वैसे यहीं पर एक सवाल और बड़ा हो जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी ही भाजपा और आरएसएस की इस वोट चोरी से देश को बचा सकती है। यह आप सबको पता है और सबसे ज्यादा बीजेपी को पता है, गुजराती जोड़ी को पता है। आपको याद तो होगा ही, पहले दिन से ये लोग सबसे ज्यादा टारगेट यदि किसी को करते हैं तो वो है राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश भर में टक्कर देने की हैसियत सिर्फ कांग्रेस में ही है। मगर चिंता की बात यह है कि बार बार हारने के बाद भी, हर चुनाव में पीटे जाने के बाद भी देश की तमाम विपक्षी पार्टियां वोट चोरी के खिलाफ लड़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं जैसे लड़ना चाहिए। आप इंडिया गठबंधन की ही तमाम पार्टियों को देख लीजिए। आज जब कांग्रेस दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी को वोट चोरी के खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता कि बिहार में आरजेडी को ऐसा ही कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में करना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी आज ये आवाज बुलंद होनी चाहिए थी? जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, केरल तक हर राज्य में अलग अलग पार्टियां यदि एक दिन इस वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएं तो ये लड़ाई शायद ज्यादा मजबूत हो जाए। मगर जब भी बात पूरे देश की आती है तो खुलकर सिर्फ एक ही पार्टी लड़ते हुए, आवाज उठाते हुए नजर आती है, बाकी लोग गायब हो जाते हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव किसके भरोसे बैठे हैं? क्या उन्हें लगता है कि रोज रोज ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से हंसी मजाक करने से, किसी कलाकार को बुलाकर अपनी वाहवाही करवा लेने से, ताली बजवा लेने से वो गुजराती जोड़ी के इस सिस्टम से चुनाव जीत पाएंगे, लड़ पाएंगे? यदि इस मुगालते में है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। हो सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से भी ज्यादा सीटें जीत जाए, 350 सीटें जीत जाए और समाजवादी पार्टी 100 के नीचे आ जाए। और यदि ये बात सच साबित हो जाए, जिसका कि बहुत ज्यादा चांस है, तो बिल्कुल भी आश्चर्य मत करिएगा। इसके लिए भाजपा तो तैयार है ही, समाजवादी पार्टी भी तैयार है बुरी तरह हारने के लिए। और पीछे से बहन जी तो हैं ही। जब पूरे देश में बार बार वोट चोरी पकड़ी जा रही है, तब भी छिटपुट आवाज उठना देश की जनता के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने अलंद विधानसभा, जो कि कर्नाटक में है, वहां पर भयंकर वोट चोरी के प्रयास का खुलासा किया और यह भी बताया था कि कैसे दिल्ली में बैठा चुनाव आयोग सीआईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कर्नाटक में एसआईटी बनाई गई थी वोट चोरी मामले में जांच के लिए। अब एसआईटी ने 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के इस विधानसभा क्षेत्र में जो एसआईटी बनी थी वोट चोरी की जांच के लिए, उसने पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे हर्षानंद गुट्टेदार और 4 अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दायर किया है और कहा है कि इन लोगों ने 5,994 यानी मोटा मोटी 6,000 वोट काटने के लिए एक कॉल सेंटर का इस्तेमाल किया और कॉल सेंटर के मालिक को पैसे दिए। कॉल सेंटर का मालिक अक्रम पासा और अन्य लोगों ने वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए 4,60,000 रुपए लिए थे। सोचिए, लाख रुपए में 4,60,000 में 6,000 वोट काट दिया जाता है।
काटने का प्रयास होता है। और इन लोगों ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के आदगे बासा नाम के व्यक्ति को वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रति ओटीपी 10 रुपए का भुगतान किया था। एसआईटी ने यह भी आरोप लगाया है कि असलम पासा ने प्रति आवेदन 80 रुपए ले थे। साथ ही साथ एसआईटी ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने उनकी जांच में सहयोग नहीं किया, यानी ज्ञानेश कुमार के केंचुआ ने सहयोग नहीं किया। अगर सहयोग करता तो बहुत कुछ जल्दी निकल जाता और शायद और भी लोग पकड़े जाते। एसआईटी ने भाजपा के पूर्व विधायक के घरों पर छापा मारा। बहुत सारे दस्तावेज पहले ही नष्ट किए जा चुके थे। हालांकि वित्तीय लेन देन के सबूत मिले हैं, जैसा कि आरोप पत्र में बताया गया है। हमने इस मामले में पहले भी बताया था कि कैसे 6018 से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे नाम हटाने के लिए, मगर जब फील्ड पर चुनाव कर्मियों ने भौतिक सत्यापन किया तो उन्हें 5900 आवेदन फर्जी मिले। यानी भाजपा नेता ने, पूर्व विधायक ने कथित रूप से बड़े स्तर पर वोट डिलीट कराने का प्रयास किया, पैसा खर्च किया। इस तरह की तमाम बातें एसआईटी ने अपने 22,000 पन्नों की चार्जशीट में लिखा है। समझने वाली बात यह है कि एक जमाने में चुनाव में किसी भी तरह की धांधली करके वोट चोरी करने, लोगों को लुभाने का प्रयास छुप छुपा कर होता था। मगर अमृत काल में बीजेपी और चुनाव आयोग इतने बेहया हो गए हैं कि अपनी चोरी छुपाने का प्रयास भी नहीं करते। चुनाव के दौरान भाजपा के नेता तमाम नफरती भाषण देते हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि वही बंटवा रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान से जो अलख जगाया है, इसे लगातार कितने दूर तक ले जाया जाता है। यदि हमेशा की तरह 4 कदम चल के छोड़ दिया गया तो फिर ये लंबी लड़ाई और लंबी होती जाएगी। अभी पिछले ही वीडियो में मैंने कहा था कि सिर्फ आरोप लगा देने, सवाल पूछ लेने के बाद यदि चुप हो जाएंगे तो फिर इससे काम नहीं चलेगा। यदि जवाब नहीं मिलता है तो फिर एक कदम और आगे बढ़ना होगा। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर लोगों का भरोसा लोकतंत्र में बढ़ाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र का जन्म चुनाव से होता है। लोकतंत्र का मतलब ही है चुनाव, और यदि चुनाव ही चोरी हो जाए तो फिर वो लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही होती है, जिसे आसान भाषा में लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही कह सकते हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।